हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा। इन शॉर्ट ब्रीफ में जो आइडिया है वो देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं ये लिंक करवाने की कोशिश करूंगा कि प्री और मेंस में कौन से पार्ट से या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ओवरऑल आइडिया है वो क्या है। हमारा ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके यूपीएससी एज वेल एज जो स्टेट पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। इसी के साथ जो पास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर है, प्री के हो या मेंस के, यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस के, उसके लिहाज से है, ताकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिक रहे और आपका एज पर सिलेबस रहे और जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है उसके हिसाब से हम चीज़ें आपको बताएं। क्योंकि आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो चाहे प्री हो या मेंस हो, ज़्यादा एग्जैजुरेट करके चीज़ें नहीं पूछता है। ओके, सिंपल अप्लाइड बेस्ड तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इशू बेस्ड जो चीज़ें हैं जो आपके साल भर न्यूज़पेपर में बनी हुई है वो सभी चीज़ें पूछता है। इसीलिए आपका प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीन आपका सोर्स है वो आपका हो गया, नंबर वन सिलेबस, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और थर्डली न्यूज़पेपर। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ओके, आपने जब सिलेबस समझ लिया उसके बाद क्वेश्चन पेपर और न्यूज़पेपर के आर्टिकल को समझने के लिए आपको एक तो आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग रखना होगा। फाउंडेशन का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, फिर आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एथिक्स है। तो ये जो मोटे मोटे सब्जेक्ट है इनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी पड़ेगी। और अगर पकड़ अच्छी भी नहीं है तो भी आप अगर न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आप उसमें चीज़ें समझ पाएंगे। हमारे एनालिसिस में हम लगभग आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर से टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। तो इससे क्या है, आप ये अगर एनालिसिस जो इसका जो पीडीएफ है इसको भी अगर पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होना काफ़ी दूर तक कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। अगर किसी को फाउंडेशनल लर्निंग लेना है और चीज़ें एकदम स्क्रैच से समझनी है तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको साल भर में पूरा फाउंडेशन कवर करेंगे। पूरा जो कवरेज होगा एज पर सिलेबस होगा और सिलेबस के मुताबिक ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस ली जाएंगी बाय डिफरेंट टीचर उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहेगा, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, इंक्लूडिंग सिलेक्शन का, इन बोथ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस में। ओके, इसी के साथ रेगुलर टेस्ट भी आपको दी जाएंगी फॉर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपका जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये है स्पेशली फॉर जो आपके ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है एथिक्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, तो अभी एथिक्स इन आईआर जो पार्ट है हम जीएस पेपर आपके 4 में पढ़ते हैं। जो एथिकल इश्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसीज में, वो हम इसमें अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो मेकिंग एथिकल सेंस ऑफ टू मैनी डेथ्स। तो अभी ध्यान रखिएगा, ग्लोबल एरिना में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो डिफरेंट रीजन में कन्फ्लिक्ट का माहौल बना हुआ है कई साल से। रशिया यूक्रेन के बीच अगर देखें आप, यूरेशिया में, देन आप अगर साउथ एशिया में देखें तो बांग्लादेश का जो कंडीशन है, देन अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो म्यांमार का जो कंडीशन है, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो इज़राइल, देन इज़राइल और जो पैलेस्टीनियन इशू है, देन इज़राइल और ईरान के बीच जो इशू चल रही है। तो इन सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भुगत रहा है, जो सफ़र कर रहा है वो कौन है? कॉमन पीपल। और जो कॉमन पीपल का डेथ है, कलेक्टिव डेथ हो रहा है। तो इसको क्या किया जा रहा है आपका, इसको बिल्कुल आपका एक एथिकल नमनेस इसमें देखा जा सकता है और एक डिह्यूमनाइज तरीके से चीजों को टैकल की जा रही है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय द डोमिनेंट नेशंस। तो ये आर्टिकल जो है ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है, स्टेट है, पॉलिटिकल रेजिम्स है, वो कैसे डेथ से डील करती है।
तो जब आपका इंडिविजुअल डेथ होता है तो उसमें आपका जो इंडिविजुअल है उसको जो आपका एथिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिलता है, उस लाइफ को आपका सराहा जाता है। ओके, लेकिन जब आप कलेक्टिव डेथ को देखते हैं तब जो आपका सोसाइटी है, स्टेट है, पॉलिटिकल रजीम है, उनका जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसराइल ईरान वार में, फिर आपका गाजा कन्फ्लिक्ट में, टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव इन इंडिया, देन आपका जो अहमदाबाद एयर एक्सीडेंट था, इसमें बेंगलुरु आ गया, या फिर आप बेंगलुरु में भी देख सकते हैं जो स्टैम्पेड हुआ था। तो बाकी जो आपके जैसे जो लीडर्स हैं ग्लोबल लेवल में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप नॉर्मलाइज करते हैं या फिर काफ़ी इसको इतना महत्व नहीं देते हैं, जो डेथ है उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या कहा जाता है, कोलैटरल डैमेज, जो वियतनाम वार के समय यूज हुआ था। ओके, तो इसमें आप एक एथिकल नमनेस देख सकते हैं जो सही नहीं है। डेथ को इंडस्ट्रियलाइज किया गया है, कोमोडिफाई किया गया है। नेशंस के जो आपके इलीट्स हैं, जो डिसीजन मेक करते हैं, उनके लिए जो कलेक्टिव डेथ है वो बहुत दूर तक क्या है, आपके मायने नहीं रखती है। तो ये डीह्यूमनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स का, लोगों के जो राइट टू लाइफ है उसको कलेक्टिव तरीके से पूरे विश्व को इसके ऊपर कंसर्न लेनी जरूरत है। ओके, तो अभी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डेथ, तो इंडिविजुअल डेथ का आपका क्या किया जाता है, इंडिविजुअल डेथ इस पर्सनलाइज होता है, सिंबॉलिक होता है, और इसका आपका रिचुअल्स के तरीके से, रिचुअलिस्टिक तरीके से जो डेथ जिसका कॉज हुआ है उसको आपका लास्ट राइट किया जाता है। लेकिन अब कलेक्टिव डेथ में देख सकते हैं, स्पेशली वार, टेरर, ओके, इसमें डीपर्सनलाइज किया जाता है कि आपका जो लोग मर रहे हैं उनका कोई, आपको सिर्फ उनको स्टैटिस्टिक्स में तब्दील कर दिया जाता है। फैमिली बर्बाद हो जाती है, ओके, लोग अनाथ हो जाते हैं, जो आपके वाइफ है हस्बैंड को खो देते हैं, हस्बैंड वाइफ को खो देते हैं। तो जो आपका सोसाइटियल लेवल पे, फैमिलियल लेवल पे जो आपका इम्पैक्ट है उसको कभी मापा नहीं जाता है एथिकल लेंस से। और ग्लोबल लेवल में आप क्या है, एक एपैथी और एक हिपोक्रेसी देख सकते हैं, स्पेशली वेस्टर्न जो हिपोक्रेसी है, पर्टिकुलरली यूएस एंड इजराइल का जो पोजीशन है उसको इसमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। तो वो सिलेक्टिव मोरालिटी दिखाते हैं कि जब अपने देश में लोगों की मौत होती है तो उसको उसमें ह्यूमन एंगल देखा जाता है, लेकिन जब दूसरों को उनकी वजह से डेथ होती है तो उसमें ह्यूमन एंगल नहीं होता है। तो ये जो सिलेक्टिवनेस है, ये जो इनडिफरेंस है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से क्या होता है, आपके ह्यूमंस के जो राइट्स है, राइट टू लाइफ, जो सबसे ऊपर जो राइट है वो वायलेट हो जाता है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रोल प्ले कर रही है, जो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा पीछे रहती है और इसको जस्टिफाई करती है। ओके, कि आपके पीस के लिए वार ज़रूरी है, इस तरह के जो जस्टिफिकेशन है वो देखे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प्स जो रोल है वो भी आप देख सकते हैं, जो अभी फॉर एग्जांपल जो आपका पैलेस्टीनियन जो एरिया है उसमें आपका फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ के जो लोग ऑलरेडी मौजूद है उनको डिस्प्लेस करना, उसमें फिर आपके उसको ब्यूटिफिकेशन करना या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट लगाना, इन तरह की जो बातें हैं वो जो डेथ ऑलरेडी कॉज हुए हैं उनके लिए एक ये डिसरेस्पेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेथ। अगर देखें तो इसमें आपके ऑथर के बारे में कहा गया है, मार्टिन ब्यूबर के बारे में। तो उनका जो फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शन है, एक है थॉव जो ह्यूमनिस्टिक है, ओके, पर्सनल एनकाउंटर है, और इट एक है आपका उनका फिलोसॉफी है इट, ये डीह्यूमनाइज है कि डेथ, जो लोगों का डेथ है उसको डीह्यूमनाइज करता है, ऑब्जेक्टिफाइड इंटरैक्शंस को दिखाता है। ओके, और अभी आप देख सकते हैं जो भी डेथ होती है इसको किस लेंस से देखा जाता है, कलेक्टिव डेथ को, ब्यूरोक्रेटिक एंड इम्पर्सनल। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्टैटिस्टिक्स मिलाइए और जो आपका रिप्लाई है वो दीजिए कि ये कोलैटरल डैमेज हो गया। तो ये क्या दर्शाती है, आपका अनएथिकलनेस को दर्शाती है इन आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, इन इंटरनेशनल रिलेशन, देन आपका डोमेस्टिक पॉलिसी में, और जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेंट लीडर है उनका आपका एटीट्यूड को दर्शाती है, जो वर्ल्ड पीस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए सही नहीं है। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है कलेक्टिव डेथ क्या है, जब क्या होता है मास कैजुअलिटीज होती है बिकॉज ऑफ वार, बिकॉज ऑफ टेरर अटैक, बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स। ओके, फिर आप देख सकते हैं डेथ फटीग। तो डेथ फटीग क्या होता है, जब आपके इतने लोग इतने तादाद में जब लोग मरते हैं तो एक एपैथी एंड एक इनडिफरेंस देखा जाता है रिकरिंग डेथ के लिए, जो क्या करता है आपका डिसेंसिटाइजेशन करता है। ओके, फिर नार्कोफेलिया एज बारबेरिज्म। तो नार्कोफेलिया क्या होता है, जो आपकी डेड बॉडी है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना। तो इस तरीके के जो इनह्यूमन एक्ट है वो भी देखे जाते हैं। तो अभी जो मार्टिन ब्यूबर का जो आपका फिलोसॉफिकल थियोरी है आई तो एन आई इट, इसका क्या मीनिंग है इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई ये एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो एथिक्स ऑफ डेथ क्या है कि डेथ हमेशा डिग्निफाइड होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी को ये रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो डिग्निटी है उसको मस्ट अफेल्ड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका फिलोसॉफी ऑफ एवरीडेनेस, इसको हटाना ज़रूरी है। नॉर्मल एवरीडे फिलोसॉफी ऑफ एवरीडेनेस क्या है, जो कलेक्टिव डेथ है उसको नॉर्मली देखना, ओके, इंडिविजुअल डेथ की तरह, तो वो सही नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। बाकी वे फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं कि ह्यूमनाइज करना है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, रीथिंक करना है ब्यूरोक्रेसी को। ओके, ताकि लोगों की मौत को इतना आपका इजीली ना लिया जाए, डिह्यूमनाइज ना किया जाए, सेंसिटिव गवर्नेंस को डेवलप की जाए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मीडिया को अकाउंटेबिलिटी लेनी ज़रूरी है। ओके, एथिकल गवर्नेंस मॉडल को डेवलप करना ज़रूरी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में हो, डोमेस्टिक अफेयर्स में हो या सोसाइटल लेवल पे हो। रिवाइव करना है फिलोसॉफी इन पब्लिक लाइफ को, जिससे क्या है आपके पब्लिक लाइफ को बेटर बनाया जा सके थ्रू आपके एजुकेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर स्किल एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों से, और लॉन्ग टर्म जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, पीस को मेंटेन किया जा सके। एजुकेशनल फोकस देना ज़रूरी है। इंडिया का रोल अगर देखें तो हमें लेवरेज करना है इंडिया सिविलाइजेशनल इथोस, जैसे वासुदेव कुटुंबकम। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है कि जो वर्ल्ड है वो फैमिली है। डेथ चाहे आपके हमारे खुद के देश में हो या बाहरी देश में हो, हमें सभी में चिंता जतानी ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज मैनी माफिया एंड द डैमेज दे डू। तो इंडिया में जो आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माफिया है और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये जो आर्टिकल है आपके जीएस पेपर 3 जो आप हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी में भी जो इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत समझते हैं कि की टर्म्स को समझ लेते हैं। माफिया क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेस इलीगली, जो क्या करते हैं इलीगली रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑफन इन कोलिजन विथ ऑफिशियल्स। तो इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिलता है, ऑफिशियल पैट्रोनेज भी मिलता है, जैसे सैंड माफिया होना, ओके, या फिर फॉरेस्ट एरिया में माफिया होना, पार्किंग माफिया। तो इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। और जो माफिया है वो क्या करता है, एक शेडो इकोनॉमी को जन्म देता है। शेडो इकोनॉमी मतलब क्या, जो इलीगल एक्टिविटी से जो पैसे कमाई जाती है वो पैसे क्या होता है आपके कभी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इट मीन्स उस पर कोई टैक्स नहीं पे किया जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट रिकॉर्डेड इन ऑफिशियल जीडीपी इंक्लूडिंग लीगल बट अनरेगुलेटेड वर्क। तो अभी ध्यान रखिएगा, शेडो इकोनॉमी में ज़रूरी नहीं है सिर्फ माफिया से ही पैसे कमाए गए हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज से जो पैसे कमाए गए हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्लस लीगल एक्टिविटी से भी कोई पैसे कमा सकता है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करवाता है, इट मीन्स उस पर कोई टैक्स पे नहीं करता है। ओके, या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जरिए वो पैसे नहीं कमाता है। ओके, आपके लीगल जो पैसे कमाता है उसको इलीगल तरीके से रखता है, वो हो गया आपका क्या, आपका लीगल। ओके, लीगल शेडो इकोनॉमी। तो अभी शेडो इकोनॉमी क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन लाइनर प्रीलिम्स में। ओके, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी देखते हैं इस आर्टिकल को। तो अभी अगर देखें आपके इंडिया में तो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ माफिया एंड शेडो इकोनॉमी की वजह से। तो जो इंडिया का शेडो इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ माफिया राज, उसके वजह से इंडिया 26% ऑफ इट्स जीडीपी को लॉस करती है हर साल, लगभग $1 ट्रिलियन के लगभग होगा ये। ओके, तो जर्मनी जैसे देशों में देखे तो वहाँ पे भी आपके माफिया राज है लेकिन हमारे देश के तुलना में कम है।
ओके 7% है अबाउट। तो इलीगल माफिया क्या करती है, डाइवर्ट करती है रेवेन्यू को, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाता है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस इन सेगमेंट में गवर्नमेंट को जो खर्चे करने होते हैं उसमें पैसे कम पड़ जाते हैं। फिर एनवायरमेंटल डैमेज आप देख सकते हैं, लाइक सैंड माफियास। ओके, करप्शन एंड कोलिजन आप देख सकते हैं विद ऑफिशियल्स। ओके, जो ऑफिशियल्स है, पॉलिटिशियंस है, वो सपोर्ट करते हैं। तो आप जो बॉलीवुड्स के मूवी देखते हैं ना, उसमें आपको पता लगेगा। तो मैं इसमें जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। वायलेंस एंड इंटिमिडेशन आप देख सकते हैं, जो आपके विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो पुलिस होते हैं, अच्छे पुलिस, अच्छे ऑफिशियल्स जो इनके अगेंस्ट काम करते हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, इवन इनका मर्डर भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सत्येंद्र दुबे जी का मर्डर हो गया था बिकॉज इन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था उसमें जो करप्शंस थी, उसमें जो माफिया राज था, उसको इन्होंने एक्सपोज किया था। इस तरीके से आप डिफरेंट और एग्जाम्पल भी आपको प्राप्त हो जाएंगी, जो आप एथिक्स में लिख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने करेज दिखाया था। ओके, और किस तरीके से प्रोबिटी मेंटेन की थी एथिक्स में एग्जाम्पल के लिए। फिर नेशनल कैरेक्टर इरोजन। तो अभी क्या होता है, माफिया ऑफिशियल जब नेक्सस होता है तो नॉर्मलाइज कर देता है करप्शन को। ओके, और कॉमन पीपल भी क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो जाता है, जो पावर में है वही सपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉमन पीपल क्या ही कर सकता है। और ज़्यादा आवाज़ उठाता है तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये आपका क्या करता है, आपका जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट आता है, जो देश के लिए सही नहीं है। फिर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी बन सकता है। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज क्राइम टेरर फाइनेंसिंग में पैसे लगाता है। ओके, फिर आपके जो ट्रेनिंग के लिए पैसे लगाता है, आर्म्स स्मगलिंग जैसे जो काम है वो भी देखे जाते हैं। तो वोरा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसने ये एक्सपोज किया था। वोरा कमेटी बना क्यों था, 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट के बाद। तो इस कमेटी ने दिखाया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिली होती है इन माफियाज को, जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, सही नहीं है, एक वार्निंग दर्शाया था इसने। ओके, तो अभी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी में आपके ऑर्गेनाइज क्राइम करके एक चैप्टर हमें, एक टॉपिक हमें मिलता है, चैप्टर या फिर टॉपिक मिलता है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो माफिया राज है, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ माफिया राज, तो ये आपका क्या है, एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ओके, तो माफिया राज को हम ऑर्गेनाइज क्राइम कह सकते हैं, जो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पास्ट के जो क्वेश्चन हैं उसको इसमें मेंशन किए गए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे शैडो इकोनॉमी क्या है, इसको पूछा जा सकता है। ओके, फिर बोरा कमेटी रिपोर्ट किससे लिंक्ड है, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। बाकी मेंस के जो क्वेश्चन है ये इससे अलाइंड होता है। ओके, नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाना है ताकि इन माफियाज को कंट्रोल किया जा सके। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग करनी है, ड्रोन से, सैटेलाइट सर्विलेंस करना है जो आपके माइनिंग एरिया से। लीगल एंड पॉलिसी एक्शंस लेने ज़रूरी है, जैसे आपके पीएमएलए जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इनको और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट लाना ज़रूरी है, कम्युनिटी को एंगेजमेंट करना ज़रूरी है इन सोशल ऑडिट, और जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच को और स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन लाइक जो एनआईए है, इनको और रोबस्ट तरीके से, इन सभी जो नेक्सस है इसको बर्स्ट करना ज़रूरी रहेगा। ओके, फिर आपके जो सिविक ऑनेस्टी है, एंटी करप्शन जो एथिक्स है, उनको भी प्रमोट करने होंगे अमोंग द सिविलियन पॉपुलेशन। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट पुलिस रिफॉर्म के बारे में। ओके, तो ये जो आपका पुलिस रिफॉर्म का चैप्टर हमें मिलता है सिक्योरिटी में, जीएस पेपर 3 में। तो जीएस पेपर 3 हो, आपका 2 में भी गवर्नेंस पार्ट में भी पूछा जा सकता है, एंड एज वेल आपका ये जो है एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पुलिस के एस्पेक्ट में अगर रिफॉर्म नहीं होता है तो उससे क्या है, अनएथिकल चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, जैसे कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल ब्रूटैलिटी, कस्टोडियल रेप जैसे जो मामले हैं वो उभर के आ सकते हैं। तो इसमें आपके तमिलनाडु में जो कस्टोडियल ब्रूटैलिटी देखी गई है, ओके, उसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया है, और किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की रिफॉर्म की जा सकती है वो इसमें मेंशन किया गया है। तो रिकरिंग आप कस्टोडियल डेथ तमिलनाडु में देख सकते हैं, जैसे अजीत कुमार 2025 में, विघ्नेश 2022 में, राजा के ऊपर जो ब्रूटैलिटी हुआ था इन 2024। तो ये आपके कुछ इसमें डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली वायलेंस होता है इन कस्टडी। ओके, तो अभी इसमें
ऐसे हैं कि जो आपका जो कस्टडी में है उनको पीट पीट के इवन मार दिया जाता है। जो अभी अजीत है, ध्यान रखिएगा, उनका डेथ का जो कारण है ऑटोप्सी में ये निकल के आया है कि 44 वुंड्स थे उनके शरीर में, सिगरेट के बर्न्स थे, ओके, फोर्स्ड एक्सपोजर टू नारकोटिक्स थे। और उनका लास्ट वर्ड क्या था? माँ को कहा गया था, उनकी माँ को, कि आई डिड नॉट स्टील, मैंने चोरी नहीं की है। तो देख सकते हैं कि कितना ये दर्द भरा है ये चीज़। जो हिज लास्ट वर्ड टू हिज मदर वाज वेर हॉन्टिंग। ओके ओके, बहुत ही डरावना है। आई डिड नॉट स्टील, तो ये इनजस्टिस को बता रहा है कि कोई मरने जा रहा है तो वो क्यों झूठ बोलेगा। ओके, तो इसमें देख सकते हैं कि पुलिस को जो आपका काम करना चाहिए कि जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करना है विदाउट एनी ब्रूटैलिटी। ओके, वो पुलिस का काम होता है। चार्जशीट बना के फाइल करने का काम होता है। जो कस्टोडियल वायलेंस है वो आपके जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ है। ओके, तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी जो पुलिस ब्रूटैलिटी है वो बैनल बन गया है, मतलब नॉर्मल हो गया है, उसको दूर करना ज़रूरी है। और उसके लिए क्या है, हम सिर्फ पुलिस लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देंगे तो नहीं होगा। जो पुलिस का जो वेलफेयर है, जो मेंटल हेल्थ है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पुलिस भी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रूमा में रहती है। और उनका इसीलिए इमोशनल आउटबर्स्ट आप बहुत समय देख सकते हैं, जिसके लिए ब्रूटैलिटी जैसे जो मामले हैं वो सामने आते हैं। तो नीड ऑफ द आवर अभी क्या है कि उनका आपका पुलिस वेलफेयर एंड मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नीड ऑफ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म में उनके एथिकल एस्पेक्ट को डेवलप करना, ह्यूमन राइट्स के लिए उनका रेस्पेक्ट डेवलप करना। ओके, फिर आपका ट्रूमा इन्फॉर्म इन्वेस्टिगेशन करना, कम्युनिटी पुलिसिंग को डेवलप करना। ओके, इसी के अलावा और हम क्या कर सकते हैं, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस करना, मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरोगेशंस को रखना, रियल टाइम सीसीटीवी ऑडिट इन कस्टडी एरिया को रखना, सिविल सोसाइटी ओवरसाइट मैकेनिज्म्स को रखना। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके कस्टोडियल वायलेंस है, ब्रूटैलिटी है, उसको कम कर सकते हैं। बाकी कस्टोडियल डेथ क्या है, ओके, ट्रूमा इन्फॉर्म पुलिसिंग क्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कॉम्बैटिंग करप्शन। तो अभी ध्यान रखिएगा, करप्शन को कम्बैट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना ज़रूरी है। तो हाल ही में क्या किया गया, आपका पुलिस के द्वारा आपके फ़ोन टैपिंग की गई थी, और इस फ़ोन टैपिंग का जो केस है वो आपके हाई कोर्ट में पहुंच गया था। ओके, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, दो केस थे, एक आपके हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में था और एक मद्रास हाई कोर्ट में था। तो उसमें आपका क्या किया गया, जो फ़ोन टैपिंग के जो मामले थे उनको आपका इलीगल करार दिया गया। ओके, क्योंकि जो आपका टेलीग्राफ एक्ट है, कल भी ये डिस्कस किया था, टेलीग्राफ एक्ट 1885 क्या कहता है कि फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं, लेकिन ओनली अलाउस कौन से सरकमटेंसेस में, अगर जिसका फ़ोन टैप किया गया है उससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो या फिर पब्लिक सेफ्टी इश्यूज हो, तभी फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। करप्शन जैसे चार्जेस के लिए आपके जो आपके नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं देती है या फिर पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट नहीं देती है, वैसे क्राइम के लिए फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती है। ओके, तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न समय पे मॉडर्न जो गैजेट्स है उसके वजह से मॉडर्न तरीके से करप्शन किया जाता है, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आ गई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके इन्वेस्टिगेशन में ये जो क्लॉज है इसको आपका रिफॉर्म किया जाए, अमेंड किया जाए, और अमेंड करके जो आपकी एनफोर्सिंग अथॉरिटी है उनको एम्पावर की जाए कि वो क्या कर सके, जब डायरेक्ट एविडेंस का एब्सेंस हो तब फ़ोन टैपिंग को कर सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए तभी टैपिंग किया जाना है, नहीं तो अगर इसको ऐसे नॉर्मली रिफॉर्म कर दिया गया तो क्या अथॉरिटी क्या कर सकती है, किसी की भी फ़ोन को टैप कर सकती है, जो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 जो पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसका वॉयलेशन हो सकता है, जो सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी आपके इंडियन टेलीग्राफ एक्ट क्या है इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, टेलीफोन टैपिंग क्या होता है, एंटी करप्शन एजेंसीज किस तरीके से काम करती है, इनको काम करने में कौन सी दिक्कतें आ रही है, इस तरीके के चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन इकोनॉमी एट क्रॉस रोड। तो अभी इंडियन इकोनॉमी क्या है, 6.5% वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन अभी हमें ग्रो करने के लिए और विकसित भारत बनने के लिए, ओके, और ग्रो करने के लिए और विकसित भारत बनने के लिए हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है वो
10 के लगभग रहना चाहिए। तो अभी ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसके लिए 10 के लगभग नहीं है और क्या रिफॉर्म्स हमें लेने ज़रूरी है। ओके, तो अभी केनेशियन जो आपके जॉन मेनर्ड केन्स थे, उनके एनालिसिस के हिसाब से देखें तो डिमांड का सर्ज रहना ज़रूरी है, कंजम्पशन ज़्यादा होना ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली रहना ज़रूरी है, जो क्या कर सकता है, ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। ओके, और स्ट्रक्चरलिस्ट जो इकोनॉमीज है वो फोकस करते हैं जो आपके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो इनइक्वालिटी है, सेक्टोरल जो इम्बैलेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, उनको दूर करने के बारे में बात करता है। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि जो आपके पीपल है उनका इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, उनका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इन टर्न ड्राइव को अचीव, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करवा सकते हैं, ड्राइव करवा सकते हैं। ओके, फिर जो ओलिगो पॉलिस्टिक टेंडेंसीज है, ओके, जो आपके फ्यू जो कैपिटलिस्ट है वही आपके मार्केट को अगर कैप्चर करके रखते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए क्या है, एमएसएमई को भी डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी देना होगा। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, रिवाइव करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, क्रेडिट का जो फ्लो है उसको ईज लाना है, उसमें एमएसएमई को, टेक इंटेंसिव सेक्टर्स को क्रेडिट इजीली अवेलेबल होना ज़रूरी रहेगा। एक्सेलरेट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्ट को, एनर्जी को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैलेंस सेक्टोरल स्ट्रेटजी, जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसको बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट करना ज़रूरी रहेगा। इसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करना होगा, जिसके लिए पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम ये ली गई है। फिर सर्विस सेक्टर क्लस्टर्स को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा, एआई में, हेल्थ में, एजुटेक में। ओके, रेगुलेटरी जो रिजिडिटीज है लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक्स को लेके, उसको कम करना ज़रूरी रहेगा। इंक्लूसिव वेलफेयर ग्रोथ लाना ज़रूरी रहेगा ताकि हर तबके के जो डेवलपमेंट है वो हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रा में, स्किलिंग में। फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना ज़रूरी रहेगा, जिसके लिए जनधन, यूपीआई, ओके, जैम ट्रिनिटी को लाया गया है। आरएनडी का जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अभी जीडीपी का 0.7% है, इसको बढ़ाएंगे तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, सेमीकंडक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। ट्रेड एंड टैरिफ को रिफॉर्म करना होगा और हमारा जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाना होगा। गवर्नेंस में भी इनोवेशन लानी होगी ताकि रेगुलेशन को कम किया जा सके और सिंगल विंडो सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डोंट लेट यूएस प्राइस ओपन एग्री मार्केट। तो अभी यूएस और इंडिया के बीच में आपके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके टैरिफ। तो अभी इंडिया क्या करती है, जो यूएसए के आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको इंडिया में एंटर नहीं होने देती है, उसमें ज़्यादा टैरिफ लगाती है। उसका एक रीज़न क्या है कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है वो, उसका अगर प्राइस देखे या फिर क्वालिटी देखे तो प्राइस और क्वालिटी यूएसए के मुकाबले कम्पिटिटिव नहीं है। अगर यूएसए के जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको हम अगर इंडिया में आने देते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो उससे क्या होगा, इंडिया के जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा राइज करेगा। तो इससे अभी क्या करना है, यूएसए के प्रेशर में आके हमें अपना मार्केट जो है वो यूएसए के लिए अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए ओपन नहीं करना है, नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिप्रकॉशंस रहेंगे ऑन रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चरलिस्ट। वही चीज़ इसमें कही गई है कि हमें बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से नुआंस्ड अप्रोच को रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, तो अभी यूएसए जो है वो डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करती है इंडिया के अगेंस्ट कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यूएसए जो है वो सब्सिडी देती है $215 बिलियन और हम कितना सब्सिडी देते हैं $92 बिलियन। तो $92 बिलियन हम स्पेशली सब्सिडी जैसे एमएसपी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो क्यों देते हैं, ताकि हमारे फार्मर्स क्या कर सके, एटलीस्ट उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी को कमा सके। लेकिन यूएसए सब्सिडी क्यों देती है, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, यूएसए क्या कर सके, वर्ल्ड के जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं उसको आपका डोमिनेट कर सके, जो सही नहीं है। तो ये रिस्क है फॉर इंडिया, हमारे लाइवलीहुड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स डैमेज होंगे क्योंकि 85% जो फार्मर्स है स्मॉल फार्मर्स है, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि इस बार इससे मेंस में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन बन सकता है, 2 में भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप इस आर्टिकल को समझ सके, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर क्वालिटी रूल्स डिसरप्टिंग द टॉय इंडस्ट्रीज। तो ध्यान रखिएगा
इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री है वो काफ़ी आपके डिमांडिंग है। क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि हमारे देश में जो चिल्ड्रन का पॉपुलेशन है वो लगभग 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। तो इससे क्या है, चिल्ड्रंस को डिफरेंट तरह की टॉय की ज़रूरत होती है चाइल्डहुड में, ओके, टू प्ले एंड टू लर्न। तो अभी इससे क्या है, हम बहुत ज़्यादा टॉय इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक चाइना, वियतनाम। तो अभी उसके लिए क्या है, जो टॉय है उसमें आपके इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है ताकि हम डोमेस्टिक लेवल पे टॉय में आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश के जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो टॉय बनाती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका क्वालिटी रूल्स को थोप दिया गया है, जो क्या कर रही है, डिसरप्ट कर रही है टॉय इंडस्ट्री को। अभी क्वालिटी रूल्स कौन बनाता है? बाय बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इससे क्या है, एमएसएमई के ऊपर आपके कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इसके वजह से क्या है, आपकी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। जब टॉय मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, इंपोर्ट भी कम हो रहा है, तो जो आपके लार्जेस्ट प्लेयर है, हमारे कैपिटलिस्ट जो है, ओके, ह्यूज कैपिटलिस्ट, वो टॉय के प्राइजेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जो मार्केट के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए जो आपके क्वालिटी रूल्स है उनमें ईज लाना ज़रूरी है। जो एमएसएमईज है उनको स्किल्ड करना ज़रूरी है। उनको जो आपके रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसमें ईज लाना ज़रूरी है। क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी देना ज़रूरी है। मार्केट एक्सेसिबिलिटी देना ज़रूरी है। तो टॉय इंडस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली सिक्योरिटी के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फास्ट ट्रैक कर रही है प्रोक्योरमेंट करने को, किसको? मेल क्लास ड्रोन टू एनहेंस बॉर्डर सर्विलियंस। तो जो मेल क्लास ड्रोन है, फुल फॉर्म है इसका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। 20,000 करोड़ का ड्रोन आपका परचेस करना है, जो इंडियन मेड रहेंगी, जिसमें कंटेंट आपका 60% इंडियन रहेगा, जो आपका फ्लाई कर सकती है 30 आवर्स तक, बॉर्डर रीजन में सर्विलेंस कर सकती है और अबव 35,000 फीट तक उड़ान भर सकती है। तो इससे अभी आप देख सकते हैं, एक तो हमने क्या किया है, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट हो रहा है, आपके आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो घट रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो इन फ्यूचर बढ़ेगा। तो ये सभी सहूलियत हम इससे देख सकते हैं। और बाकी जो ये आपका मेल ड्रोन है, इसका क्या फीचर्स है, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और बाकी टॉपिक आपके इकोनॉमी में मेक इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो आपके बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एफएटीएफ। तो अभी एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, टेररिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे कर्व करना और डोमेस्टिक लेवल पे कर्व करना। जो नेशंस है, जो आपके डिफरेंट नेशन है, जो क्या करती है, फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म को भी रखती है, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान का जो रोल रहता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में, उसको इंडिया ने दर्शाया है। और इवन एफएटीएफ में क्या किया है, एफएटीएफ का जो आपका रिपोर्ट होता है उसमें इंडिया के बदौलत जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है उसको इंक्लूड करा दिया गया है। तो अभी इससे क्या है, पाकिस्तान फिर से चर्चे में आ जाएगा और पाकिस्तान का जो आपका एक मास्ड फेस है, ओके, वो दुनिया के सामने आएगा। तो ये उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। बाकी एफएटीएफ का कब फॉर्म हुआ था, 1989 में। इंडिया इसका मेंबर कब बना, मुझे जहाँ तक ध्यान है 2010 में बना। और इसका क्या रोल है आपका टेररिज्म को ब्रॉट डाउन करने में। तो वैसे क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इज पाम ऑयल बैड फॉर हेल्थ। तो क्या पाम ऑयल जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये आर्टिकल बात करता है कि हमें कोई भी जो ऑयल है उसको कंटिन्यूसली नहीं आपका कंज्यूम करना चाहिए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑयल को यूज़ करना चाहिए। और इसमें पाम ऑयल के बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखी गई है। जैसे घी के बारे में कहा जाता है कि हेल्दी होता है, लेकिन घी में आपका एसएफए, सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अभी अगर फैट को देखें, बॉडी फैट, बॉडी में जो भी फैट हम कंज्यूम करते हैं, तो 3-4 तरीके के फैट होते हैं। एक तो आपका सैचुरेटेड फैट जो सही नहीं है, अनहेल्दी है, और ट्रांस फैट, ये 2 अनहेल्दी फैट है। और बाकी 2 जो फैट है आपके मोनो सैचुरेटेड फैट जो है
फिर आपके पॉलीसैचुरेटेड जो फैट है ये दोनों सही है। ओके, तो ग्रीन और ब्लू में जो है, तो घी में देख सकते हैं रेड मतलब सैचुरेटेड फैट कितना ज़्यादा है। ओके, तो अभी इसमें पाम ऑयल को अगर देखें आप, इसमें पाम ऑयल में भी क्या है, आपके सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है लेकिन घी के मुकाबले कम है। तो इसीलिए हमें जो भी ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, सनफ्लावर ही हो, ओके, या फिर ग्राउंड नट का ऑयल हो, सेसमे हो, राइस ब्रान हो, तो इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स्ड और ऑल्टरनेट तरीके से यूज़ करते रहना चाहिए। तो अभी जो मार्केट गिमिक है, जो डिफरेंट जो आपके प्रोडक्शन हाउस है वो मार्केट गिमिक लगाती है कि अपने प्रोडक्ट को क्या करे, ज़्यादा आपका मार्केट में बेच सके किसी एक प्रोडक्ट को बदनाम करके। तो इसमें अभी देख सकते हैं कोई भी ऑयल जो है हेल्दी नहीं है, मस्टर्ड को थोड़ा कम रेड है इसमें। तो इससे आप देख सकते हैं कि सभी ऑयल को जो है हमें यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है, जो फैट प्रोफाइल है वो सही रहती है। तो इसमें आप ईट राइट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ओबेसिटी, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, ओके, ब्लड शुगर रिलेटेड डिजीजेस बढ़ रही है। तो किस तरीके से हमें क्या है, जो फूड साइंस है उसको समझना ज़रूरी है। किस तरीके से हम स्कूल लेवल से फूड साइंस को सिखा सकते हैं ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम हेल्दी बना सके। तो ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड। तो मुझे लगता है कि कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड क्या होता है, आपका ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जो भी कंपनीज है, ओके, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, डिफरेंट समय पे बॉन्ड इशू करती है और जो बॉन्ड होल्डर होता है, जो खरीदता है बॉन्ड को, उसको समय समय पे इंटरेस्ट मिलते रहता है। और जो बॉन्ड बेचते हैं उनको जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, बॉन्ड जो होल्डर है उसको इंटरेस्ट मिलता है, ओके, जिसने होल्ड किया है, और जिसने सेल किया है उसको आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो मिलता है। तो अभी कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड क्या है, तो कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो डिजास्टर्स आते हैं। तो डिजास्टर्स से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस फेस किया जाता है। तो अभी उसी लॉस को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे पैसे आपके मोबिलाइज कर सकती है, बाय इशूइंग कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड। तो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या है पूछा जा सकता है। और जब डिजास्टर मैनेजमेंट पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, तो जब आप सोल्यूशन वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो उसमें कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड के बारे में जिक्र कर सकते हैं। बाकी इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी ओके, कभी ओके, थोड़ा कम चांसेस है कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है मेंस में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि हिमाचल प्रदेश ने आपके जो एजुकेशन में, स्पेशली प्राइमरी एंड आपके सेकेंडरी एजुकेशन में जो सफलता हासिल की है। तो इसमें अभी क्या है, नास। तो नास क्या है, द नास इज अ नेशन वाइड असेसमेंट कंडक्टेड एवरी 3 ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्रथम एनजीओ के बारे में पूछा जाता है, ओके, जैसे स्टेट पीसीएस एपीएससी में प्रथम के बारे में पूछा गया था। तो नास के बारे में भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। बाकी जो टॉपिक है ओवरऑल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है। इसमें आपके हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है, ओके, या फिर एमई स्कूल लेवल पे है या हाई स्कूल लेवल पे है, उसमें आप एजुकेशंस में बहुत सारी लेक्यूनास देख सकते हैं। जैसे पोर लर्निंग आउटकम है, ओके, मैथ्स में हो, साइंस में हो, आपके डिफरेंट सोशल साइंस में हो, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट पॉलिसी सजेशंस आपसे मांग सकती है। तब आपको जब प्रॉब्लम आप दर्शाएंगे तो नास हो, प्रथम एनजीओ का जो रिपोर्ट हो, उनका बारे में थोड़ा सा टच आप मेंस में दे सकते हैं। ओके, बाकी वे फॉर्मेट में आप एक अगर देखें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है, टीचर रेगुलराइजेशन करना ज़रूरी है, ओके, टीचिंग ट्रेनिंग फॉर इंक्लूसिव पेडागोजी को डेवलप करना ज़रूरी है। ओके, टेस्ट बियॉन्ड टेस्ट हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हॉलिस्टिक असेसमेंट फ्रेमवर्क को डेवलप कर सकते हैं ताकि सिविक लर्निंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी दिया जा सके। इक्विटी एंड इंक्लूजन को लाना ज़रूरी है, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप का। रिमोट लर्निंग फैसिलिटीज़ भी देनी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, टॉपिक्स ज़्यादा होती है इसीलिए मुझे थोड़ा स्पीड समझाना पड़ता है। ओके, बाकी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप हमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।